सिक्स्थ जो अपने पास टॉपिक है इस रिफ्लेक्शन के अंदर, वो सिक्स्थ टॉपिक जो है वो है कि कोई भी अपने पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो गया कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है। जैसे अब तक तो हम इमेज जो बनाते आए थे वो छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट की बनाते आए थे, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा हमने बड़ा ले लिया। जब हम उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हमने प्लेन मिरर के अंदर भी इमेज बनाई थी। अब अगर वही इमेज अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में बनाना चाहें, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज बनाते हैं तो उस इमेज की कुछ हाइट भी होती है, कुछ उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाती है। तो किस तरीके से उसकी विड्थ या हाइट इंक्रीज होती है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। तो मैं सिक्स्थ जो अपने पास टॉपिक है इसको हम बोलेंगे कि इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है कोई भी, उसे हम दो तरीके से रख सकते हैं स्फेरिकल मिरर के सामने। एक तो हम क्या करेंगे कि वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस स्फेरिकल मिरर की, उसके परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरीके से पैरेलली हम इसे रखेंगे। तो ये दो केस अपने पास हो जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो केस फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसे हम परपेंडिकुलरली रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो परपेंडिकुलरली रख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे अपने पास ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर के लिए हमने यहाँ पर बना दी ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। इसको हम नाम दे देते हैं O, ये वाला A, ये वाला पॉइंट B। तो अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट आप ये देखो कि आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है, गिवन डाटा। जैसे आपको डिस्टेंस कौन कौन सी गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आपके पास है, क्या आपके पास फोकल लेंथ है क्या मिरर की। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और फोकल लेंथ f की वैल्यू है, तो अगर u एंड f क्वेश्चन के अंदर दे रहा है तो आप इन u और f से वैल्यू किसकी कैलकुलेट करोगे, v की, यानी कैलकुलेट करनी है अपने को वैल्यू v की। अब v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो u, v एंड f जो है वो तीनों कैलकुलेट हो गए। और v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मिरर फॉर्मूले से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। तो मिरर फॉर्मूले का यूज करते हुए हम v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, u की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = -v/u। तो इससे हम लोग मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई अपने पास m = -2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। तो -2 अगर वैल्यू आ गई तो इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उससे डबल हाइट का है। लेकिन ये डबल हाइट जो है वो कैसे आप लोग लोगे, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा O2A की, ठीक है, O2A की। मैं बोलूंगा मैग्निफिकेशन है -2। माइनस किसके लिए आता है कि माइनस इसलिए आता है कि वो जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव बन रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है। तो -2 आ रहा है, इसका मतलब चेंज हो गई, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यानी मैं O2A की बात करूंगा तो O2A की जो इमेज बनेगी वो O2A की इमेज जो है वो किधर बनेगी, वो नीचे की ओर बनेगी। और उसका मैग्निफिकेशन कितना है, यानी कितने टाइम्स है वो ऑब्जेक्ट की साइज की, तो 2 टाइम्स है। यानी O2A जो है इसकी इमेज डबल बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज के। तो मैं यहां पर बोल देता हूं A', ये वाला पॉइंट हो गया O, इन्वर्टेड भी बन गई और साथ में डबल हाइट की भी बन गई। अब बात करेंगे O2B की, तो O2B की इमेज बनाएंगे तो भी माइनस है, यहां पर -2 है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड। यानी O2B जो है वो अगर बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसकी इमेज जो बनेगी वो अबोव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, अबोव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। और उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 वैल्यू आ रही है। तो मैं बोलूंगा OB जो है वो बनेगा इस तरीके से, यहां पर आ जाएगा पॉइंट B, ये हो गया O। तो इस तरीके से आपको इमेज बनानी है अलग अलग, कि O2B अगर नीचे आ रहा है तो O2B का ऊपर पार्ट बनेगा, ठीक है। O2A अगर ऊपर आ रहा है तो O2A' जो है इमेज वो बनेगी नीचे। मैग्निफिकेशन के अंदर माइनस किस लिए आ रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और 2 यानी डबल साइज की इमेज बनेगी, जो साइज ऑब्जेक्ट की है उसकी डबल साइज बनेगी इमेज की। तो इस तरीके से आपको इमेज बनानी है अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ हो कि, तो इस तरीके से आपको इमेज बनानी है अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ हो प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो अब नेक्स्ट जो अपने पास केस है वो क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर ना रखकर वो पैरेलल अगर रखा हुआ है, तो पैरेलल जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो देखिए किस तरीके से यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। चलिए केस सेकंड जो है, केस सेकंड क्या है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर किस तरीके से रखा हुआ है, वो पैरेलली रखा हुआ है, यानी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। जैसे ये अपने पास है एक कोई स्फेरिकल मिरर, और इस स्फेरिकल मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट बहुत कम है, ये वाली जो हाइट है वो बहुत कम है, और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोग लेंथ ले लेते हैं L, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरीके से रखा हुआ है, यानी पैरेलली रखा हुआ है। तो इसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज की लेंथ कितनी होगी, ये फेवरेट क्वेश्चन इसके अंदर होता है। तो अगर आपको इसकी L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर फर्दर 2 केसेज और आ जाते हैं, आगे 2 केस में और डिवाइड कर लेते हैं। वो डिवाइडेशन होता है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ के बेसिस पर, कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत कम है तो क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम लोग इसके फर्दर केसेस करें तो जो फर्स्ट अपने पास आएगा वो आएगा कि इफ ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल,
यानी जब ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बहुत छोटी हो। तो ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी होने का मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बहुत कम होगी। तो बहुत कम होगी तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं पैरेलल के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है अपने पास m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने वेलोसिटी के अंदर पढ़ रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं इनका दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इधर मैं लिखूँगा dv इमेज अपॉन में dt इज इक्वल टू m, तो कांस्टेंट होता है, मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहेगा m², और v0 की जगह मैं लिख दूंगा dv0 अपॉन में dt, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखो dvi का मीनिंग क्या है? dvi का मीनिंग होता है कि इसके अंदर vi क्या है? इमेज की पोजीशन। vi क्या है? इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन और उसके साथ स्मॉल d हमने लगा दिया, तो ये क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। ये v0 क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके साथ d लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से अगर हम dt से dt कैंसिल आउट करें, दोनों तरफ का ही डिफरेंशिएशन हमने किया था, तो dt से dt अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो dvi को जो है वो मैं सिंपली लिख सकता हूं डेल vi। डेल vi का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो गया m² डेल v0, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर इमेज साइज स्मॉल है, तो इमेज साइज अगर स्मॉल होगी तो मैं कहूँगा कि उसकी जो इमेज की पोजीशन में चेंज है वो इमेज की पोजीशन के अंदर चेंज m² इंटू ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को आप लोगों को काम में लेना है। अब ये डेल वी जो है वो है क्या? तो डेल वी मैंने पहले देख लिया कि डेल वी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस है, यही हो गई पोजीशन की चेंज। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्ट के लिए। अब अगर इमेज जो बन रही है इसकी, मान लो वो इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर इस तरीके से इमेज बन रही है, तो यहाँ पर डेल वी आई हो जाएगा। डेल वी आई कौन सा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। तो डेल वी आई अगर आपको मिल जाएगा तो ये सीधी सीधी हम बोल सकते हैं कि उसकी लेंथ के अंदर चेंज है, क्योंकि वी जो है वो पोजीशन है, वो एक तरीके से लेंथ ही है। तो डेल वी आई जो है वो आ गया चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, और डेल v0 क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमें पता होगी अगर लेंथ हमें दे रहा है वो तो, और इमेज की हमें निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसका मैग्निफिकेशन यानी m² की वैल्यू जो है वो जरूर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास m² की वैल्यू है तो m² की वैल्यू आते ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज की पोजीशन की। अब इसके अंदर हम बात करें तो डेल वी आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये लेंथ ऑफ इमेज है, तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू m² लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूं अगर सिंपली हम लोग लिखना चाहें तो। अब ये तो हो गया फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट की साइज अगर बहुत छोटी है तो आपको ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल ना हो, ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल ना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो मैं सेकंड इसके अंदर लिख लेता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज, ऑब्जेक्ट इज लार्ज यानी बड़ा ऑब्जेक्ट है कोई, तो जब बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स के लिए वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे हमने अभी भी डायग्राम बनाया था कि ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई अपने पास, या आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे हमने अभी भी डायग्राम बनाया था कि ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई अपने पास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है,
ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो मैं इस वाले पॉइंट के लिए वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, यानी पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, और उसके बाद में मैं इस वाले पॉइंट के लिए वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, इस वाले पॉइंट के लिए इमेज की जो पोजीशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ। ये तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसकी इमेज जो बनेगी वो इमेज इसकी इधर बनेगी, तो उस इमेज के लिए वी आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के लिए, और इमेज के लिए वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में उनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही क्या हो जाएगी, उस इमेज की लेंथ हो जाएगी। तो अगर लार्ज है बहुत ज़्यादा तो लार्ज होगा, तो मैं कहूँगा जो लेंथ है इमेज की, वो इमेज की लेंथ, वो इमेज की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इमेज यानी एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं v1 माइनस v2, यानी आप इमेज के लिए उसका फर्स्ट पॉइंट जहां से वो शुरू हो रही है और जहां तक वो जा रही है वो हो गया उसका लास्ट पॉइंट। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की पोजीशन आप कैलकुलेट करोगे मिरर फॉर्मूला से, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज के इक्वल आ जाएगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ये दो केस हैं अपने पास। केस दोनों कौन से पड़े, अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें, अगर पैरेलल रखा हुआ है तो अपने पास फर्दर दो केस आ जाते हैं कि पैरेलल रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटी है, तो जो लेंथ ऑफ इमेज है वो हो जाएगी मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है तो जो इमेज की लेंथ है वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज ऑन बोथ पॉइंट्स, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट जो है उन दोनों का डिफरेंस। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 7th नंबर, वो है कि अगर आपको पूछ ले कर्व, ठीक है, तो कर्व अगर पूछ रहा है u और v के बीच में या फिर 1/u 1/v के बीच में, तो 1/u 1/v या फिर u एंड v के बीच में कर्व पूछ ले कॉनकेव मिरर के लिए, तो किस तरीके का कर्व बनता है। तो कर्व बिटवीन u and v or 1/u and 1/v फॉर, मैं एक के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए आप लोग ट्राई करोगे कि कैसा बनेगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम u और v या 1/u 1/v के बीच में कर्व बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके का कर्व बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1/u और 1/v के बीच में। तो 1/u और 1/v के बीच में अगर अपने को कर्व बनाना है तो जिन दोनों क्वांटिटीज के बीच में हमें कर्व बनाना होता है, हम क्या करते हैं, हम उन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखते हैं कि इस दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1/u 1/v की बात करें तो 1/u और 1/v जो है ये मिरर फॉर्मूले के अंदर आते हैं, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से अपने को रिलेशन देखना है 1/u 1/v के बीच में। अगर मैं 1/u 1/v को इधर रखते हुए 1/u को इधर ले आऊँ तो मैं कहूँगा -1/u प्लस में 1/f हो गया।
अब हमें कर्व बनाना है, तो देखो 1/v है, अगर मैं 1/v को ले लूँ y एक्सिस पर, माइनस 1/u है आपके पास, तो 1/u जो है इसको मैं ले लेता हूँ x एक्सिस पर, ठीक है। और 1/f जो है वो क्या बन जाएगा, तो y की भी पावर 1 x की भी पावर 1। तो ये जो कर्व बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। तो यहाँ से देखिए अपने पास कि y एक्सिस पर अगर मैं लेता हूँ 1/v को, x एक्सिस पर अगर मैं लेता हूँ 1/u को, और जिसके लिए जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1/f हो जाएगी। यानी 1/v और 1/u के बीच में जो कर्व है वो बनेगा नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन। तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाना चाहें तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, देखिए हमने ये y एक्सिस बना लिया, ये वाला बना लिया x एक्सिस। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी स्लोप नेगेटिव हो। तो स्लोप नेगेटिव वाली स्ट्रेट लाइन, और c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/f c की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पर कर्व बनाना चाहें तो मैं बोलूँगा कि m की वैल्यू नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए और c की वैल्यू 1/f, ठीक है। अब 1/f अगर हम डायरेक्ट देख लें, केवल f के बीच में बनाएं, तो यहाँ पर एक गलती होने के चांसेस ये हो जाते हैं कि f हम देखते नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम डायरेक्ट ऐसे ही देख लेते हैं कि c की वैल्यू 1/f, तो हमने कर्व जो है वो ड्रॉ कर दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस लेंथ होती है, जो फोकस दूरी होती है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर फोकस दूरी की वैल्यू नेगेटिव, यानी ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्चुअल के अंदर क्या बनेगी, 1/v इज इक्वल टू -1/u माइनस 1/f, यानी y इज इक्वल टू माइनस का mx माइनस का c, यानी कुछ इस तरीके की ये इक्वेशन बनेगी कॉनकेव के लिए। अब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1/f आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्लोप जो है वो भी नेगेटिव, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर, और c यानी इंटरसेप्ट की जो लेंथ है, अंतःखंड की जो लंबाई है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। तो जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट की एक स्ट्रेट लाइन। y एक्सिस पर हमने लिया है 1/v को, x एक्सिस पर हमने लिया है 1/u को। तो जो कर्व बनेगा 1/v और 1/u के बीच में, वो कर्व बनेगा नेगेटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट की एक स्ट्रेट लाइन। अब इंटरसेप्ट की लेंथ अगर हम देखें, इस c की अगर हम लेंथ देखें तो ये वाला c जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है 1/f के इक्वल। नीचे की ओर है ओरिजिन से, तो हमने नेगेटिव को नीचे की ओर डायरेक्शन के साथ ही शो किया है हमने, तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव था, इसी वजह से तो ये कर्व जो है वो नेगेटिव y एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/f वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है, अगर इस पॉइंट की हमें वैल्यू देखनी है और इस वाले पॉइंट की अगर हमें वैल्यू देखनी है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट वो है जहां पर 1/v की वैल्यू क्या है, 0 है। 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 1/v की वैल्यू अगर 0 है तो 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/v की वैल्यू अगर 0 है तो 1/u की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। तो 1/v की वैल्यू को आप 0 कर दो, 0 इज इक्वल टू -1/u माइनस 1/f। तो 1/u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, तो मैं लिखूंगा 1/u इज इक्वल टू -1/f
f हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ से, इसको इधर ले गए तो। अब देखो 1/u की वैल्यू अपने को देखनी थी, तो 1/u की वैल्यू -1/f। अब माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है कि ओरिजिन से मूल अपने को देखनी थी, तो 1/u की वैल्यू -1/f। अब माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है कि ओरिजिन से मूल बिंदु से इधर की ओर ये दूरी है, यानी 1/v की वैल्यू 0 कब होगी? 0 कहाँ पर होगी? तो 1/v की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी? जब 1/u की वैल्यू होगी -1/f। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया माइनस। तो हमने डायरेक्शन ले ली कि मूल बिंदु से इधर की ओर है, ओरिजिन से इधर है। अब तो वैल्यू कितनी हो गई? 1/f कोमा में 0, क्योंकि 1/v की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पर? 0। अब अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट कौन सा है कि इस वाले पॉइंट पर किसकी वैल्यू 0 हो रही है? तो इस वाले पॉइंट के ऊपर ये जो वैल्यू है x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 0 हो रही है, और x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है? 1/u, यानी v की 1/v की वो वैल्यू आपको पता करनी है जब 1/u की वैल्यू 0 हो जाए। तो 1/u की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी? -1/f। अब माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की ओर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? 0,1/f। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब अगर इसकी हम स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है वो कितनी आ जाएगी? x की जगह तो 1/u आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो नेगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन बनती है 1/v और 1/u के बीच में। नोट कीजिए u और v के बीच में अब हम कर्व बनाते हैं। चलिए, अब अगर हम u एंड v के बीच में कर्व बनाएं तो u और v के बीच में कर्व बनाएंगे तो वही है अपने पास एक रिलेशन, तो 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो u और v के बीच में आपको रिलेशन चाहिए तो v को उधर ले जाओ, तो मैं लिखूंगा 1/u इज इक्वल टू -1/v प्लस में 1/f। या कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव के अंदर -1/f। तो देखो कि ये वाली क्वांटिटी इन दोनों के बीच में अपने को कर्व बनाना है, और दोनों ही क्वांटिटी अपोन के अंदर है। तो दोनों ही क्वांटिटी अगर अपोन के अंदर है तो इसका कर्व जो है वो कैसा बनेगा? इसका कर्व बनेगा हाइपरबोला। कैसा कर्व बनेगा? हाइपरबोला। और हाइपरबोला कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा? तो हम बोलेंगे ये y एक्सिस, ये वाली x एक्सिस, ये प्लस y है आपके पास, ये है -y, ये है +x, ये है -x। तो हाइपरबोला कर्व तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा उसके लिए हमें u और v की वैल्यू अलग अलग पुट करनी होगी। जैसे हमने कई सारी इमेज बनाई थी कॉनकेव मिरर के लिए अलग अलग कंडीशन की। तो यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ पर बनती है? जब वो पोल पर रखा हुआ प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो तो इमेज उसकी कहाँ पर बनती है? या इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है? तो उसके लिए जब हम u की अलग अलग वैल्यू के लिए v की अलग अलग वैल्यू देखते हैं,
क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमने देख ली है। पहले हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था, तो उसी इमेज फॉर्मेशन के अंदर जब हम u की वैल्यूज रखते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में v की वैल्यू देखेंगे, तो जो अपने पास कर्व सामने आता है u और v के बीच में, जो कर्व हमारे पास सामने आएगा वो कर्व सामने आएगा हाइपरबोला। और वो हाइपरबोला जो है वो किस तरीके का बनेगा कि इस तरीके से ये कर्व जो है वो बनता है। इस तरीके का कर्व जो है वो अपने पास बनेगा किस किस के बीच में, वो कर्व बन जाएगा u और v के बीच में। अगर हम u और v के बीच में कर्व देखना चाह रहे हैं तो u और v के बीच में जो कर्व है ये यहाँ पर v y एक्सिस पर v है, x एक्सिस पर u है। तो v और u के बीच में अगर हम कर्व देखना चाह रहे हैं तो वो कर्व जो है वो कैसा बनता है, वो बनता है हाइपरबोला। और हाइपरबोला किस तरीके से बनता है, तो ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब 1/u 1/v की टर्म में है। तो 1/u और 1/v की टर्म में यानी अपॉन में जो क्वांटिटी आ रही है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर कर्व बना रहे हैं, तो वो कर्व कैसा बनता है, हाइपरबोला। और हाइपरबोला के अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आपको देखनी है, स्लोप के साथ अगर आप देखना चाहते हो कि कर्व कैसा आएगा, तो स्लोप के साथ भी कर्व हम लोग देख सकते हैं कि u और v की अलग अलग कंडीशन के लिए v की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसी v की वैल्यू को ग्राफ पेपर के अंदर शो करके हम लोग ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब इस पॉइंट के लिए अगर हम ये वाला एंगल देखना चाहें तो ये वाला एंगल होता है 45 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हमने स्लोप की वैल्यू देखी थी तो m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू -1 थी। -1 होने का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर 45 डिग्री एंगल, तो वही 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर आता है। तो u और v के बीच में अगर कर्व पूछे तो u और v के बीच में कर्व आएगा हाइपरबोला। और अगर 1/u और 1/v के बीच में कर्व पूछे तो 1/u और 1/v के बीच में कर्व आता है स्ट्रेट लाइन कॉनकेव मिरर के लिए। अब स्ट्रेट लाइन ही कर्व आएगा कॉन्वेक्स के लिए भी, लेकिन उसके अंदर स्लोप की वैल्यू जो है वो कैसी, स्लोप की नहीं, जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोग ये डायग्राम यानी ये ग्राफ जो है वो बनाकर देखेंगे कि किस तरीके की आ जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोग ये डायग्राम यानी ये ग्राफ जो है वो बनाकर देखेंगे कि किस तरीके के ग्राफ जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनेंगे। नोट डाउन कीजिए। ये अपना रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर के लिए, वो रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, यानी जो परावर्तन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है गोलीय दर्पणों के लिए। और अब हम शुरू करेंगे अपवर्तन की अपवर्तन किस तरीके से होता है, क्या क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं और किस तरीके से होता है अलग अलग सब्सटेंस में। थैंक यू।